जय हिंद। चलिए आप देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आइए देखते हैं। इससे दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का। तो चलिए बारी बारी से सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। सबसे पहले देखें कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग किस भाग में है। तो ये पहला क्वेश्चन यही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भाग 4 में है। और दूसरी चीज़ कहाँ से कहाँ तक बात कही गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच इसे रखा गया है। और एक चीज़ और, इसमें कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने ये अवधारणा स्पेन से ली थी। कहाँ से? स्पेन से। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आयरलैंड वाला तो हमेशा पूछा जाता है। आयरलैंड वाली जो अवधारणा है बार बार पूछी जाती है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से ले लिया गया है इसको। फिर आगे देखिए, थोड़ा इसको मिटा दें। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र की स्थापना करना। पहली बात तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, दो उसके मुख्य उद्देश्य रहे या कार्य रहे। अब आगे देखें। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दिया जा सके और भारत के पास पर्याप्त संसाधन जब हो जाए तब। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 तरीके की बात कही गई। एक ये भी एक मौलिक अधिकार ही है, और एक मौलिक अधिकार आप भाग 3 में पढ़े होंगे तो वो भी मौलिक अधिकार है। लेकिन वो मौलिक अधिकार हर हाल में हर व्यक्ति को मतलब मानना पड़ता है, या उसका पालन करना पड़ता है, या उसका मूल अधिकार होता है, वो किसी भी कार्य को कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कोई विशेष बाउंडेशन नहीं होता है, वो जन्म से ही मिल जाता है, और ये वाला जन्म के बाद मिलता है, यानी बाद में मिलता है। फिर आगे क्या हुआ, संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट दें। एक मौलिक अधिकार 12 से 35 जो भाग 3 में है, अभी भी बताया हमने, और एक है भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे गए हैं, जिसे 36 से लेकर 51 तक रखा गया। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, ये भी देखिए बहुत पूछता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार ही है, लेकिन इस पर बाउंडेशन ना के बराबर है। तो इसे जो है 36 से लेकर 51 के बीच रखा गया। जैसे इसमें अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, वाक की स्वतंत्रता है ना। या 29 वाला बहुत पूछता है। ये सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण है इसमें मौलिक अधिकार वाले में, और इसमें तो अभी आगे मिलेगा ही सारी चीज़ें, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, इसमें कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। अब दोनों में अंतर समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? इसे USA के संविधान से लिया गया, यानी अमेरिका के, और इसे आयरलैंड के संविधान से, यानी मौलिक अधिकार को USA से और नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से। फिर ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और तत्व किस में है? भाग 4 में है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण आप ले सकते हैं, यानी किसी भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, और इसे न्यायालय में आप याचिका दायर नहीं कर सकते तत्व वाले में। ठीक है, जैसे आपका पेंशन नहीं आ रहा तो आप न्यायालय में जाकर सरकार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, या किसी भी अधिकारी के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे देखिए, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, और यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही प्राप्त होता है। और आगे देखिए, इसमें यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के अधिकार के लिए, और यह समाज की भलाई के लिए होता है। तत्व जो भलाई के लिए वो अधिकार के लिए, और मौलिक अधिकार जो है स्वतः प्राप्त हो जाता है, और तत्व जो होता है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद।
अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और भारत सरकार के नियंत्रण में के अधीन। तो इसमें क्या हुआ, विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं राज्य में जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। यानी राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल यानी केंद्रवा जो है, केंद्र में जो सरकार है वो, और राज्य में जो सरकार है वो, और उसके भीतर जितने भी स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, सब इसमें आ जाते हैं राज्य में, और वही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। फिर आगे देखिए, और वहाँ की जनता वगैरह आ जाएगी, ये सारी चीज़ें है ना। और तो इनको मिलाकर राज्य की संकल्पना की गई है। यानी राज्य में वहाँ के लोग, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की सरकारें, वहाँ के जनता, सभी लोग मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। सिंपली आप ऐसे जानिए, उसमें बहुत कठिन दिया है। अब 37 में देखिए, ये तो राज्य की परिभाषा दी गई थी। अब 37 में देखें क्या बताया गया है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग नहीं है, मतलब इस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा तत्व पर। और 38 में बताया गया, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ये बात कही गई। अब देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। केटी शाह का कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। फिर आगे देखिए 39, अनुच्छेद 39, राज्य विशेष के रूप में निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन का अधिकार होगा, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना होगा, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना होगा, लेकिन ऐसा होता ही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का भंडार है, कुछ लोग ऐसे हैं गरीब हैं, तो ये तो कहने का है। फिर पुरुषों एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो आज भी होता है। और श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये भी सरकारें द्वारा की जाती है। और 39 में क्या कहा गया कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और 40 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 40 वाला अनुच्छेद। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ये 73वां संविधान संशोधन, और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका होगा 74वां संविधान संशोधन, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला 41, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार सबको होगा। जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है कि नहीं, अभी हम बताए थे इससे पहले। और 42, अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते हैं, और प्रसूति सहायता भी आपको दी जाएगी, ठीक है, जिसको मैटरनिटी लीव बोला जाता है। यानी जब महिला गर्भवती होती है तो उसको, जैसे किसी विद्यालय में पढ़ा रही है या कहीं ऑफिस में काम कर रही है, तो उसको छुट्टी दे दिया जाता है, क्योंकि कंडीशन उसकी नहीं होती है काम करने लायक, तो उसको छुट्टी दे दिया जाता है, लेकिन उसको पैसा पूरा दिया जाता है। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 43, इसमें क्या कहा गया है, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और 43B में कहा गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए सामान्य सिविल संहिता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, आप इसको नोट कर लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। और फिर अगला है, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये तो बात कही गई है अनुच्छेद 45 में, है ना।
और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे अधिनियम द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान भी किया गया, जिसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है ना। इसमें देखिए हेल्थ की बात 0 से 6 वर्ष कही गई है और एजुकेशन की बात 6 से 14 वर्ष। ये बार बार टेट में आता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 46 है, राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों को एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। और 47 में क्या क्या कहा गया है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा देना, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। हालांकि होता कुछ नहीं, बस ये फॉर्मेलिटी सब है। आगे 44 अच्छा ये तो हो ही गया, 2 बार हो गया है। 44 में नागरिकों के लिए सिविल संहिता, समाज सिविल संहिता होगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और 45 में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की बात कही गई है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। 46 में कमज़ोर वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति वाला, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। 47 वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नशीली दवाओं पर और शराब पर प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी पूछ लिया जाता, तो 47 भी याद रखेंगे तो सही रहेगा। अब 48 देखिए, 48 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा अन्य जीवों की रक्षा करना। आप नहीं कर रहे हैं तो सरकार आपको फांसी थोड़ी चढ़ा देगी, लेकिन इसमें करना चाहिए। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। आगे 50 में देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देना। ये सही बात है कि अलग होना चाहिए, अन्यथा लोग ये आपस में मिलकर उल्टा सीधा कानून बना देंगे। फिर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य प्रयास करेगा, ये बात भी कही गई है कि नहीं। फिर आगे आइए देखिए, अब देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। राज्य की परिभाषा किस में है? 36 में। 36 में राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे वृद्धा पेंशन को लेकर या सिविल संहिता से संबंधित या पशु से संबंधित, स्मारक से संबंधित कोई घटना होती है तो आप किसी भी राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय या स्थानीय स्तरीय के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कोई मुकदमा वगैरह नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मौलिक अधिकार वाले में किया जा सकता है, कर्तव्य वाले में किया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व तो पूरी तरह से 2 लोगों की अवधारणाओं पर डिपेंडेड है, एक गांधीवादी अवधारणा है और एक अम्बेडकरवादी अवधारणा है, और एक अवधारणा और मिलती है जो दोनों को समेट कर चलती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि गांधी जी और अम्बेडकर जी की जब बात आती है तो ज़्यादातर आता है कि पंचायत के गठन की बात गांधी जी मानते थे, अम्बेडकर जी नहीं मानते थे। ये तरह ध्यान रखिएगा, इसको पहले भी हम बता चुके हैं पॉलिटी की क्लास में। आगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 38 में कहा गया है। 39 में राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें राज्य के अधिकार में होगा। और 39 में निःशुल्क विधिक सहायता होगी। और ग्राम पंचायत 40 में होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम तरीके के पेंशन जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो 41 में। 42 में न्याय संगत और मानवोचित सहायता, यानी कि न्याय संगत मतलब जो मानव के लिए उचित सहायता होगी वो सहायता दी जाएगी। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उससे ज़रूरी नहीं है कि आप सर्विस करवाइए या कोई काम करवाइए, उसको एक सहायता देने का काम किया जाता है। फिर आगे देखिए, जैसे गर्भवती महिलाओं का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आगे निर्वाह योग्य मजदूरी, आप मजदूरी इतना दीजिए जिससे उसका जीवन निर्वाह हो जाए। 43 में कहा गया, 43A और B, ये 2 वर्गों में बटा है। एक श्रमिकों की भागीदारी, एक सहकारी समितियों के तहत। फिर 44 में समान सिविल संहिता, सबके लिए जो सिविल संहिता होगी, नियम कानून होगा, एक जैसा होगा। फिर आगे है 6 वर्ष की आयु तक देखभाल करना, 45 में कहा गया। और 46 में क्या कहा गया, कमज़ोर वर्ग के हितों का संरक्षण होगा। और 47 में पोषाहार को बढ़ावा देना और शराब पर प्रतिबंध। अभी हमने बताया पहले कि यहीं से पूछता क्वेश्चन, इसको देखिए सिंपली अलग रखा भी गया है। और 48 में कृषि एवं पशुपालन को महत्व दिया गया। 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं जीवों का संरक्षण, ये बात कही गई है। और 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। और 50 में
कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाए, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने नीति निर्देशक तत्व से आपके सामने दिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमें भी इसका एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिले, एक